पिछले कल की जो क्लास हुई थी उसमें हमने पिछले क्लास में हमने जो टीचिंग के मेथड्स है उसको हमने कंप्लीट कर लिया था। टीचिंग के मेथड्स दो प्रकार के होते हैं, ऑनलाइन मेथड ऑफ टीचिंग और ऑफलाइन मेथड ऑफ टीचिंग। नहीं तो ऑफलाइन ऑनलाइन मेथड ऑफ टीचिंग के अंदर जो ऑफलाइन मेथड्स होते हैं टीचिंग के, उन सभी टीचिंग के मेथड को हमने कंप्लीट कर लिया था। करेक्ट? नहीं, जिस जो शिक्षण की ऑनलाइन मेथड है उसको हमने कंप्लीट कर लिया था, सॉरी ऑफलाइन मेथड्स को, जिसके अंदर क्या क्या आते हैं, टीचर सेंटर्ड मेथड्स आते हैं एंड लर्नर सेंटर्ड मेथड आते हैं। अगर हम टीचिंग मेथड की बात करें तो दो मेथड हमें पढ़ना है, पहला है ऑफलाइन मेथड और दूसरा होता है ऑनलाइन मेथड। तो ऑफलाइन मेथड्स के अंदर जो टीचर सेंटर्ड मेथड्स हैं एंड लर्नर सेंटर्ड मेथड्स है, उसकी चर्चा हम लोगों ने अपने पिछले क्लास में कर ली है और वो कंप्लीट भी कर दिया था। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा ऑनलाइन मेथड्स ऑफ टीचिंग। नहीं, हम ऑनलाइन मेथड्स ऑफ टीचिंग के देखेंगे कि शिक्षण के कुछ ऑनलाइन मेथड्स हैं। ठीक है, जो मेथड्स जिसमें हमें तीन चीज़ों के बारे में पढ़ना है। पहला है स्वयं के बारे में पढ़ना है, स्वयं प्रभा के बारे में पढ़ना है एंड मूक्स के बारे में पढ़ना है। अगर हम ऑनलाइन मेथड ऑफ टीचिंग की बात करें तो मैं वहाँ पर तीन के बारे में पढ़ना है। कौन कौन सा वो तीनों है कौन? तो पहला स्वयं है, दूसरा स्वयं प्रभा है और तीसरा मोक्ष है। इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। इससे पहले जो शिक्षण की ऑफलाइन पद्धति होती है, मतलब ऑनलाइन टीचिंग, मतलब ऑफलाइन मेथड्स ऑफ टीचिंग, और जो शिक्षण की ऑनलाइन पद्धति होती है, ऑनलाइन मेथड्स ऑफ टीचिंग, इस पर हम थोड़ा सा उन दोनों में अंतर क्या है, क्या उन दोनों में ये दोनों होते क्या हैं, इनके अंतर क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके बाद हम ऑनलाइन मेथड्स ऑफ टीचिंग पर उन तीनों जो स्वयं प्रभा और मूक्स की चर्चा हमें करनी है उसको करते हुए क्लास को समाप्त करेंगे। ठीक है, तो ये था आज के क्लास में हम क्या करने जा रहे हैं, क्या होगी क्लास में, उसकी हमने चर्चा संक्षिप्त रूप में कर दी। बढ़ते हैं अपने विषय वस्तु की तरफ। तो विषय वस्तु की तरफ बढ़ेंगे तो सबसे पहले हमने लिया है कि शिक्षण की जो ऑफलाइन पद्धति होती है और शिक्षण की जो ऑनलाइन पद्धति होती है, मतलब ऑनलाइन मेथड्स ऑफ टीचिंग एंड ऑफलाइन मेथड्स ऑफ टीचिंग, इस दोनों के अंतर को हम देखेंगे। तो सबसे पहला शिक्षण की ऑफलाइन पद्धति, बोला इसे परंपरागत शिक्षा प्रणाली के नाम से जाना जाता है। जो शिक्षण की ऑफलाइन पद्धति होती है, ऑफलाइन मेथड होता है, उसे परंपरागत शिक्षा प्रणाली के नाम से जाना जाता है, जिसमें कक्षा शिक्षण, कोचिंग तथा सेमिनार इत्यादि शामिल होते हैं। अगर आप शिक्षण की ऑफलाइन पद्धति के बारे में हम बात करें तो वहाँ पर उसे हम परंपरागत शिक्षण प्रणाली के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? परंपरागत शिक्षण प्रणाली के नाम से जानते हैं, जिसमें क्या क्या कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड है? तो उसमें कक्षा शिक्षण, कोचिंग तथा सेमिनार इत्यादि शामिल होते हैं। करेक्ट? इसके बाद आता है शिक्षण की ऑनलाइन पद्धति। उसके बाद आता है शिक्षण की ऑनलाइन पद्धति, बोला इसे गैर परंपरागत शिक्षा प्रणाली के नाम से जाना जाता है। अगर हम ऑनलाइन पद्धति की चर्चा करें तो उसे हम क्या कहेंगे? गैर परंपरागत शिक्षा प्रणाली के नाम से जाना जाता है, जिसमें इंटरनेट आधारित शिक्षण सेवा शामिल होती है। इसमें कैसे सेवा शामिल होती है? तो इंटरनेट आधारित, नहीं, ऐसे सेवा जिसमें इंटरनेट शामिल हो। क्या शामिल हो? इंटरनेट शामिल हो। करेक्ट? बोला इस पद्धति के उपयोग में समय तथा स्थान की क्या होती है? बाध्यता होती है। इस पद्धति के उपयोग में समय तथा स्थान की बाध्यता होती है। मतलब जहाँ ऑफलाइन मेथड्स, मतलब कि जहाँ पर शिक्षण चल रहा है, नहीं, हमें वहीं पर उसी टाइम में पहुँचना होगा। जैसे हमारी ऑफलाइन जो क्लास होती है वो क्या होती है? सुबह में 9 बजे होती है, दरभंगा में होती है। तो यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं ऑफलाइन माध्यम से तो आपको दरभंगा आना होगा, नहीं, वहाँ पर एमएलएसएम कॉलेज जहाँ पर तेज अकेडमी है वहाँ आना होगा, उसी टाइम पे आना होगा। कितने? 9 बजे आना होगा। लेकिन अगर बोला अगर ऑनलाइन पद्धति की हम बात करें तो इस पद्धति के उपयोग में समय तथा स्थान की बाध्यता नहीं होती है। बोला इस पद्धति के उपयोग में समय तथा स्थान की बिल्कुल बाध्यता नहीं होती है। नहीं, मतलब अगर आप हमसे ऑनलाइन जुड़ना चाहते हैं तो आपको दरभंगा आने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, आपको दरभंगा आने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। आप अपने घर बैठे बैठे हमसे जुड़ सकते हैं ऑनलाइन मेथड में। लेकिन आप ये बोलेंगे, आपके मन में एक प्रश्न होगा कि सर समय की तो बाध्यता है ना? नहीं, आप ये बोलेंगे सर समय की तो बाध्यता है क्योंकि आपकी क्लास शुरू होती है 8 बजे। अगर मैं 7 बजे आऊँगा तो भी क्लासेस नहीं होगी। बिल्कुल सही। और अगर मैं 9 बजे आऊँगा तब भी आपकी क्लास नहीं होगी। बिल्कुल करेक्ट। लेकिन ये क्या है? लाइव क्लासेस है। नहीं, जो ऑनलाइन पद्धति होती है मतलब इसमें आपको रिकॉर्ड करके दिया जाता है।
जैसे ही क्लास ख़त्म होता है तो हम इसकी रिकॉर्डिंग क्या करते हैं, अपने एप्लीकेशन के ऊपर डाल देते हैं। नहीं, ये जो क्लासेस है इसकी रिकॉर्डिंग आपकी एप्लीकेशन पर चली जाती है। उसे उस एप्लीकेशन पर आप जब चाहे, दिन के 12 बजे चाहे, रात के 12 बजे चाहे, जब चाहे, जहाँ चाहे, जैसे चाहे, उस वीडियो को आप देख सकते हैं। मान लीजिए जो स्टूडेंट लाइव क्लासेस में नहीं जुड़ पाए, वो उस वीडियो के माध्यम से, वीडियो क्लासेस के माध्यम से, जो कि हमारे एप्लीकेशन के ऊपर होता है, वहाँ पर वो अच्छे तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं। हो गई ना, मतलब समय की भी बाध्यता खत्म हो गई और स्थान की बाध्यता भी खत्म हो गई। फिर तीसरा अंतर है, बोला इसके अंतर्गत शिक्षक तथा शिक्षार्थी के बीच इंटरेक्शन प्रत्यक्ष रूप से संपादित होता है। अगर हम बात करें ऑफलाइन मेथड की, तो यहाँ पर शिक्षक जो टीचर होते हैं, जो शिक्षार्थी होते हैं, जो लर्नर होते हैं, उन दोनों के बीच जो इंटरेक्शन होता है वो क्या होता है, डायरेक्ट होता है। उन दोनों के बीच जो इंटरेक्शन होता है वो कैसा होता है, डायरेक्ट होता है। बिल्कुल करें, बोला इसके अंतर्गत शिक्षक तथा शिक्षार्थी के बीच इंटरेक्शन अप्रत्यक्ष रूप से, अर्थात सूचना और संचार प्रौद्योगिकी की सहायता से संपादित होता है। लेकिन अगर हम ऑनलाइन पद्धति की बात करें तो यहाँ पर शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच में जो इंटरेक्शन हो रहा है वो कैसा हो रहा है, वो अप्रत्यक्ष रूप से हो रहा है, इनडायरेक्ट हो रहा है। और इस इनडायरेक्ट रूप में एक मीडिएटर बैठा हुआ है। कौन बैठा हुआ है, मीडिएटर बैठा हुआ है। उस मीडिएटर को हम क्या कहते हैं, उस मीडिएटर को कहते हैं सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, ICT। मतलब ऑनलाइन मेथड की अगर हम चर्चा करें तो यहाँ पर टीचर और एक स्टूडेंट के बीच में जो इंटरेक्शन होता है, नहीं, वो किस तरह से होता है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है। और इस अप्रत्यक्ष रूप से जो इंटरेक्शन हो रहा है उसमें सहायता कौन कर रहा है, मीडिएटर कौन है, तो सर मीडिएटर कौन है, ICT। ICT बोले तो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, अगर हिंदी में कहा जाए सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। नहीं, अगर हम चौथे अंतर की बात करें तो बोला इसमें छात्रों को ज्ञान के साथ साथ अनुभव तथा अनुशासन की भी प्राप्ति होती है। नहीं, बोला कि अगर आप ऑफलाइन मेथड्स ऑफ टीचिंग के साथ जुड़ते हैं तो वहाँ पर आपको छात्रों को गुण के साथ, मतलब ज्ञान के साथ, ज्ञान के साथ साथ, नॉलेज के साथ साथ अनुभव, एक्सपीरियंस, अनुशासन, डिसिप्लिन भी प्राप्त होती है। ठीक, क्योंकि आप क्लासरूम में जब आते हैं तो बैठना सीखते हैं कि कैसे बैठना है। अगर अभी ऑफलाइन, मान लीजिए ऑनलाइन क्लास में आप जुड़े हों, हो सकता है कोई लेटा हुआ हो, नहीं, कोई टेबल पर बैठा हुआ हो, नहीं, कोई प्रॉपर एक बैठने का तरीका नहीं होगा। तो प्रॉपर बैठने का तरीका नहीं तो अनुशासन नहीं है। लेकिन यहीं पर अगर ऑफलाइन मेथड की हम बात करें तो वहाँ पर क्या सीखेंगे आप, अनुशासन सीखेंगे कि कैसे बैठना है। ठीक है, इसके बाद साथ ही साथ अनुभव की प्राप्ति होती है। क्या होता है, अनुभव की प्राप्ति होती है, एक्सपीरियंस मिलता है, जो कि एक्सपीरियंस आपको ऑनलाइन मेथड्स में नहीं मिल पाएगा। मतलब इसमें छात्रों को केवल ज्ञान प्रदान किया जाता है। और अगर ऑनलाइन मेथड की बात करें तो यहाँ पर केवल क्या, छात्रों को केवल ज्ञान प्रदान किया जाता है। क्या किया जाता है, ज्ञान प्रदान किया जाता है। बात समझ गए? यहाँ तक अगर अंतर में कोई दिक्कत है तो आप बताइए, मैं वो समझा देता हूँ। आनंद जी, कोई अंतर में कोई दिक्कत? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। चलो, समझ पा रहे हैं जो मैं कहना चाहता हूँ? यस। अब हम बढ़ते हैं अपने, जो हमने कहा था कि ऑनलाइन मेथड में हम पढ़ेंगे आज स्वयं के बारे में, स्वयं प्रभा के बारे में और मोक्ष के बारे में। इससे पहले थोड़ी सी मैं कहानी सुना देता हूँ। कहानी मतलब ये कि इसी से रिलेटेड कुछ कहानियाँ हैं, स्वयं प्रभा और ये मोक्ष क्यों आया, कैसे आया, किस तरह से आया। तो बात है 2014 की, नहीं, बात है 2014 की, जब हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन बने, माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने। तो उन्होंने ये देखा कि हमारे देश में जो बड़े बड़े अच्छे हायर लर्निंग इंस्टीट्यूशंस हैं, नहीं, जैसे IIT हो गया, NIT हो गया, IIITs हो गए, और भी IIM हो गए, जो अच्छे मतलब एक बढ़िया लेवल के या गुणवत्तापूर्ण शिक्षण प्रदान करने वाले जितने भी सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, वो सब क्या कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं। और ऑफलाइन अगर वो पढ़ा रहे हैं तो इससे बेनिफिट किसको हो रहा है, तो ऐसे बच्चे जो उस संस्था में, उस मतलब उस इंस्टीट्यूशंस में इनरोल्ड हैं, एडमिशन्स करवाए हुए हैं। ठीक है,
और उसमें एडमिशन्स कैसे होता है, तो उसके लिए एक बहुत ही कठिन परीक्षा, नहीं बहुत ही कठिन परीक्षा, बहुत ही एक क्या है, एक मतलब जटिल प्रक्रिया के द्वारा वहाँ तक बच्चे पहुँचते हैं। तो वहाँ सभी बच्चे पहुँच नहीं पाते हैं, नहीं कोई बच्चे 1-2 मार्क्स के कारण एंट्रेंस में नहीं उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है, वो एडमिशन नहीं ले पाते। ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं, नहीं और जितने बच्चे एग्ज़ाम दिए हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए किसी ने आईआईटी का एग्ज़ाम दिया है तो निश्चित रूप से उसमें से 50 to 60% बच्चे ऐसे होंगे जो बिल्कुल इंटरेस्टेड हैं एडमिशन्स के लिए, पढ़ने के लिए, नहीं तो ऐसे बच्चों में से सिर्फ कितने का ही मतलब 1-2% बच्चे का ही क्या होता है, सिलेक्शन हो पाता है। बाकी सारे बच्चे क्या हो जाते हैं, सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं। अब जिस वजह से उन्हें क्या करना पड़ता है, किसी मतलब कम गुणवत्ता वाले या किसी प्राइवेट कॉलेज में जाना पड़ता है, नहीं वो आईआईएम का फ़ायदा नहीं उठा पाते, आईआईटी का फ़ायदा नहीं उठा पाते। तो सरकार ने सोचा क्यों ना ऐसे लर्निंग मतलब हायर लर्निंग इंस्टीट्यूशंस में जो प्रोफेसर पढ़ा रहे हैं वो ऑफलाइन पढ़ाने के साथ साथ ऑनलाइन भी पढ़ाए, ऑफलाइन पढ़ाने के साथ साथ ऑनलाइन भी पढ़ाएं, ताकि आने वाली जो पीढ़ी है, आने वाले जो युवा हैं, आने वाले जो स्टूडेंट हैं, उनको ये उन तक यह उनका जो एक एक्सपीरियंस है, ज्ञान है, अपना अनुभव है टीचिंग में, वो वहाँ तक पहुँच सके और वो इस चीज़ का लाभ लेकर के आगे बढ़ सके। बात समझ में आई कि अभी तक जितने भी अच्छे अच्छे लर्निंग इंस्टीट्यूशन थे, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने वाले जितनी भी संस्था थी भारत में, सब ऑफलाइन पढ़ा रही थी। तो उन्होंने कहा कि उन सभी प्रोफेसर्स का, उन सभी विशेषज्ञों का हम हेल्प लेते हैं, नहीं उनके साथ कोऑर्डिनेट करते हैं और उन सबको बोलते हैं कि आप ऑनलाइन पढ़ाइए, ताकि जो हमारे देश के ऐसे युवा जो आईआईएम तक नहीं, उनकी पहुंच नहीं है, आईआईटी तक पहुंच नहीं है, दूर दराज एरिया में है, गांव के एरिया में है, कहीं भी है, वो हर एक जगह से जुड़ करके शिक्षण कर सकता है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण कर सकता है। बात समझ में आई। अब ये पॉसिबल कैसे था, तो पॉसिबल ऐसे हुआ कि उन सरकार ने 3 एक ऑनलाइन इनिशिएटिव कह सकते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उन्होंने शुरू कर दी। क्या शुरू कर दी, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शुरू कर दी। उसी में से एक प्लेटफॉर्म का नाम है स्वयं, दूसरा है स्वयं प्रभा, और साथ ही साथ एक ऑनलाइन कोर्स शुरू किया गया, एक ऑनलाइन कोर्स शुरू किया गया, फ्री कोर्सेज, जिसका नाम है मोक्स, जिसकी चर्चा आज हम अपनी क्लास में करेंगे। तो सबसे पहला नंबर पे आता है कौन, तो सबसे पहले नंबर पे आता है आपका स्वयं। कौन आता है जी, सबसे पहले नंबर पे आता है स्वयं। स्वयं का जो फुल फॉर्म है वो आपको याद रखना है, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में स्वयं की फुल फॉर्म डायरेक्ट पूछ लिए गए। तो अगर हम स्वयं की फुल फॉर्म की बात करें तो उसका फुल फॉर्म क्या होगा, एस बोले तो स्टडी, डब्ल्यू बोले तो वेव ऑफ एक्टिव, ए बोले तो एक्टिव, वाई एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। क्या होगा, यंग एस्पायरिंग माइंड्स। स्टडी वेव्स फॉर एक्टिव लर्निंग, स्टडी वेव्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। नहीं, इसका जो फुल फॉर्म है वो याद रखिएगा। स्वयं का फुल फॉर्म क्या होता है, तो स्वयं का फुल फॉर्म होता है स्टडी वेव्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड। क्लियर। तो यह एक ऑनलाइन फ्री प्लेटफॉर्म शुरू किया गया, नहीं जहाँ पर हम ऑनलाइन पढ़ाएंगे और फ्री पढ़ाएंगे। बोला कि 9 जुलाई 2017 को स्वयं को लॉन्च किया गया था। डेट याद रखिएगा कब लॉन्च किया गया था, तो 9 जुलाई 2017 को स्वयं को भारत सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया था। स्वयं भारत सरकार द्वारा आरंभ किया गया एक डिजिटल मंच है। नहीं, स्वयं क्या है, एक भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया एक डिजिटल मंच है, डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जिसे शिक्षा नीति के 3 आधारभूत सिद्धांत, नहीं जैसे शिक्षा नीति के 3 आधारभूत सिद्धांत, वो आधारभूत सिद्धांत क्या क्या हैं, तो पहुंच, एक्सेसिबिलिटी, निष्पक्षता, इक्विटी, गुणवत्ता, क्वालिटी। गुणवत्ता को इक्विटी लिख दिया गया है, मिस्टेक हो गई है, क्वालिटी हो जाएगी। क्या हो जाएगी यहाँ पर, क्वालिटी हो जाएगी। ये जो लिखा गया है ये गलत लिखा है, क्वालिटी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, क्वालिटी को प्राप्त करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। स्वयं जो है वो भारत सरकार का एक भारत सरकार द्वारा आरंभ किया गया एक डिजिटल मंच है, जिसे शिक्षा नीति के 3 आधारभूत सिद्धांत, जो शिक्षा नीति के कितने 3 आधारभूत सिद्धांत थे, 3 क्या है, फंडामेंटल प्रिंसिपल, जिसमें पहला क्या था, पहुंच, एक्सेसिबिलिटी, निष्पक्षता, इक्विटी, गुणवत्ता,
इक्वालिटी या क्वालिटी को प्राप्त करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। बात समझ में आ गई कि स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग यस यंग एस्पायरिंग माइंड स्वयं को 9 जुलाई 2017 को लॉन्च किया गया था। स्वयं भारत सरकार द्वारा आरंभ किया गया एक डिजिटल मंच है जिसे शिक्षा नीति के 3 आधारभूत सिद्धांत पहुंच, एक्सेसिबिलिटी, निष्पक्षता, इक्विटी, गुणवत्ता, इक्वालिटी को प्राप्त करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। करेक्ट। अब हम बात करते हैं कि इसके उद्देश्य क्या थे। तो अगर हम इसके उद्देश्य की चर्चा करें तो इसके उद्देश्य क्या थे? सर्वोत्तम शिक्षण संस्थानों को सभी तक पहुंचाना, नहीं, सर्वोत्तम शिक्षण संस्थानों को सभी तक पहुंचाना, क्योंकि हर एक स्टूडेंट सर्वोत्तम शिक्षण संस्थान तक तो नहीं पहुंच सकते हैं, लेकिन अगर सर्वोत्तम शिक्षण संस्थान जो है वो तो सभी स्टूडेंट तो पहुंच सकता है। तो इसका उद्देश्य ये था कि जो सर्वोत्तम शिक्षण संस्थान में जो भी रिसोर्सेज हैं, जो विशेषज्ञ हैं, जो प्रोफेसर हैं, उनका ज्ञान, उनका अनुभव सभी बच्चों तक पहुंचाया जा सके। क्या किया जा सके? सभी बच्चों तक पहुंचाया जा सके, उसमें कोई भी भेदभाव ना हो। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बोल रहे हैं कि स्वयं डिजिटल डिवाइड को पाटना चाहता है। स्वयं जो है वो क्या चाहता है? डिजिटल डिवाइड को पाटना चाहता है। अब डिजिटल डिवाइड क्या होती है? तो बोला डिजिटल डिवाइड, स्वयं डिजिटल डिवाइड को पाटना चाहता है। तो ये डिजिटल डिवाइड क्या है? तो डिजिटल डिवाइड बोला वह वे छात्र जो अब तक डिजिटल क्रांति से क्या है? अध्येत हैं। अध्येत का मतलब होता है जो अभी तक उनको डिजिटल क्रांति से कोई मतलब नहीं। अभी भी हमारे समाज में एक तबका ऐसा भी है जो कि डिजिटल क्रांति से बिल्कुल अछूता है। नहीं नहीं, वो ना अभी स्मार्टफोन यूज़ करता है, ना ही उसके पास इंटरनेट के उतने ज्ञान हैं। अब ये मत बोलिएगा कि सर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके पास स्मार्टफोन नहीं है। बिल्कुल अभी भी ऐसे पर्सन हैं जो कि उनको डिजिटल क्रांति, जो भारत के अंदर डिजिटल क्रांति आई है मोदी जी के द्वारा जो लाया गया है, उससे अभी भी वो क्या है? अछूते हैं, अध्येत हैं, उनको इस बारे में बिल्कुल नहीं पता। तो बोला कि जो स्वयं है वो डिजिटल डिवाइड को पाटना चाहता है। वो चाहता है कि सभी लोग उस डिजिटल क्रांति के थ्रू जुड़े, शिक्षण के साथ जुड़ सके और ज्ञान प्राप्ति की आधुनिक मुख्यधारा में शामिल नहीं हो पाए। और वो चाहता है कि जो ऐसे व्यक्ति जो ज्ञान प्राप्ति की आधुनिक मुख्य धारा, जो अभी जो नॉलेज को गेन करने का जो आधुनिक मुख्य धारा है, वो क्या है? हमारा ऑनलाइन क्लासेस नहीं, जैसे आपकी यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस या कुछ मतलब रिकॉर्डिंग वीडियो, लाइव क्लासेस, ये सब क्या है? आपके ज्ञान प्राप्ति का आधुनिक मुख्य धारा है। उससे जो अछूते रह गए हैं वो कहलाते हैं डिजिटल डिवाइड। ऐसे छात्र जो कि डिजिटल क्रांति से अध्येत हैं, उनको डिजिटल क्रांति से कोई, डिजिटल क्रांति के बारे में वो नहीं जानते हैं, नहीं, उनकी नॉलेज नहीं है उनमें। साथ ही साथ जो ज्ञान प्राप्ति की आधुनिक मुख्य धारा में शामिल नहीं हो पाए, वे सभी उन सबको क्या करना है? उन सबको इस योजना के तहत उन सबको एक साथ ला करके शिक्षण के साथ जोड़ना है। समझ में आ गई? ये काम किया है हमारे गवर्नमेंट है, भारत सरकार ने 2017 में। बोला स्वयं मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD, नहीं, जब यह लॉन्च किया गया था तो उस टाइम MHRD ही कहा जाता था, लेकिन जब से नई शिक्षा नीति वो 2020 में, नहीं, उसका फर्स्ट काम ही क्या था? उसमें फर्स्ट क्या कहे गए थे कि MHRD जो है अब उसका नाम बदल के हम क्या रखेंगे? शिक्षा मंत्रालय रखेंगे। तो MHRD का अब नाम क्या है? शिक्षा मंत्रालय। नहीं, आपके उसके मंत्री कौन है? श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, केंद्रीय शिक्षा मंत्री है, केंद्रीय। तो बोला कि जो स्वयं है वो मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD जिसको बोलते हैं, अर्थात शिक्षा मंत्रालय लिख दिया गया ना, अर्थात शिक्षा मंत्रालय, क्योंकि अब इसको कहा जाता है शिक्षा मंत्रालय। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टीचर टेक्निकल एजुकेशन AICTE, और IICT द्वारा माइक्रोसॉफ्ट की सहायता से निर्मित किया गया है। स्वयं जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है उसको शिक्षा मंत्रालय और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE द्वारा माइक्रोसॉफ्ट की सहायता से, किसकी सहायता से? माइक्रोसॉफ्ट क्या है? तो अभी आप लैपटॉप यूज़ करते हैं, तो उसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया है विंडोज़, जिसको आप कहते हैं ना विंडोज़, जैसे मोबाइल फ़ोन किस पे चलता है? उसके ऑपरेटिंग सिस्टम है एंड्रॉयड, जिसको गूगल ने डिज़ाइन किया है। लेकिन अगर आप लैपटॉप की बात करें, कंप्यूटर की बात करें, तो उसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो होता है विंडोज़। और विंडोज़ को किसने डेवलप किया है? तो माइक्रोसॉफ्ट ने। तो माइक्रोसॉफ्ट की सहायता से उसे निर्मित किया गया है। बोला स्वयं के तहत कक्षा 9 से लेकर
स्नातकोत्तर तक के सभी कोर्स का अध्ययन करवाया जाता है। स्वयं के तहत क्या होता है, कक्षा 9 से लेकर के, याद रखिए कक्षा 9 से लेकर के क्लास 9 टू स्नातकोत्तर मतलब पीजी तक के सभी कोर्सेज के अध्ययन यहाँ पर करवाए जाते हैं। बोला स्वयं के तहत पढ़ाए जा रहे कोर्स को 4 क्वाड्रेंट्स में विभाजित किया गया है। स्वयं के तहत जो भी कोर्सेज चलाए जा रहे हैं उसके 4 क्वाड्रेंट्स हैं, 4 पार्ट में उसे डिवाइड किया गया है। पहला क्या है वीडियो व्याख्यान, वीडियो लेक्चर्स। दूसरा क्या है, विशेष रूप से तैयार की गई अध्ययन सामग्री जो कि डाउनलोड एवं मुद्रित की जा सकती है, स्पेशली पेपर्ड रीडिंग मटेरियल दैट कैन बी डाउनलोड एंड प्रिंटेड। मतलब पहला वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करेंगे और जो वीडियो लेक्चर्स में जो पढ़ाया जाएगा उसका आपको एक डाउनलोड प्रिंट जो होता है ना पीडीएफ टाइप, वो पीडीएफ ही प्रोवाइड करवाया जाएगा। तीसरा है आपका सेल्फ असेसमेंट टेस्ट थ्रू एग्जाम एंड क्विज। साथ ही वहाँ पर सेल्फ असेसमेंट टेस्ट जिसके लिए आपको वहाँ पर क्या किया बनाए गए, एग्ज़ाम बनाए गए हैं, क्विज बनाए गए हैं, जिस क्विज को अटैम्प्ट करके एग्ज़ाम को अटैम्प्ट करके आप सेल्फ असेसमेंट कर सकते हैं, अपने आप को खुद ही असेसमेंट कर सकते हैं। इसके बाद डाउट्स के समाधान के लिए ऑनलाइन विचार विमर्श फोरम है, एक ऑनलाइन डिस्कशन फोरम है फॉर क्लियरिंग द डाउट्स, और डाउट्स को क्लियर करने के लिए एक ऑनलाइन फोरम है। नहीं मतलब एक पूरी की पूरी जो ऑफलाइन क्लासेस में जो काम होता है या जो प्रक्रिया होती है उन सभी को जोड़ दिया गया। नहीं कि वीडियो लेक्चर्स क्लासेस प्रोवाइड कर दिए, साथ ही उसके जो भी हमने पढ़ाया आज के क्लास में उसको एक पीडीएफ के रूप में डाउनलोडेबल पीडीएफ उसको सेंड कर दिया। इसके बाद सेल्फ असेसमेंट करने के लिए क्विजेस, नहीं जैसे हम क्या करते हैं प्रैक्टिस सेट अपलोड करते हैं बैचेस के अंदर, ताकि आप अपने आप का असेसमेंट कर सकते हैं, वहाँ पर भी क्वेश्चंस होते हैं करने के लिए। इसके बाद डाउट के समाधान के लिए क्या ऑनलाइन विचार विमर्श फोरम, और जो डाउट्स तब भी रह गया है, कुछ डाउट्स रह गया है, कोई क्वेरी है, तो उसके लिए क्या है ऑनलाइन डिस्कशन फोरम है, वहाँ पर क्या कर सकते हैं आप ऑनलाइन डिस्कशन कर सकते हैं। क्लियर? चलिए, तो जो भी कोर्सेज चल रहे हैं उसके क्या है 4 क्वाड्रेंट्स हैं। ये भी क्वेश्चन में पूछा गया था, तो कितने क्वाड्रेंट्स हैं 4। पहला क्या है वीडियो व्याख्यान, वीडियो लेक्चर्स। दूसरा डाउनलोडेबल और प्रिंटेड पीडीएफ। उसके बाद सेल्फ असेसमेंट टेस्ट थ्रू एग्जाम एंड क्विज। चौथा डाउट्स के लिए ऑनलाइन डिस्कशन फोरम। बोला स्वयं के तहत श्रेष्ठ गुणवत्ता की सामग्री सृजित करने तथा प्रदान करने के लिए 9 राष्ट्रीय समन्वयक, 9 नेशनल कोऑर्डिनेटर्स नियुक्त किए गए। भारत सरकार ने स्वयं के तहत गुणवत्तापूर्ण शिक्षण प्रदान करने के लिए, उसकी गुणवत्तापूर्ण सामग्री कंटेंट क्रिएट करने के लिए 9 राष्ट्रीय समन्वयक की नियुक्ति उन्होंने की है। वो 9 समन्वयक कौन कौन से हैं? तो पहला है AICTE। पहला क्या है AICTE, ऑल इंडिया फॉर टेक्निकल एजुकेशन, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद। 100 पुस्तक और अंतर्राष्ट्रीय पाठ्यक्रमों के लिए, मतलब 100 पुस्तक और अंतर्राष्ट्रीय पाठ्यक्रमों के लिए ये इनको जिम्मेदारी दी गई है। अंतर्राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की कंटेंट बनाने की, 100 पुस्तक डिज़ाइन करने की जो जिम्मेदारी दी गई है किसके लिए, किसको दी गई है AICTE को दी गई है। इसके बाद दूसरा कोऑर्डिनेटर्स है NPTEL। NPTEL बोले तो नेशनल प्रोग्रामर ऑन टेक्नोलॉजी एनहेंस्ड लर्निंग। बोला उन्नत प्रौद्योगिकी शिक्षण पर राष्ट्रीय कार्यक्रम। इंजीनियरिंग के लिए, इंजीनियरिंग जो शिक्षा है उसकी लिए कंटेंट तैयार करना वो किसकी जिम्मेवारी है, उसको प्रदान करना लोगों तक, जो स्टूडेंट तक पहुंचाना है, वो जिम्मेवारी किसकी NPTEL की। किसकी है NPTEL। ठीक है। तीसरा है आपका UGC, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। जो भी गैर तकनीकी स्नातकोत्तर, जो गैर तकनीकी नॉन टेक्निकल जो स्नातकोत्तर कोर्सेज होते हैं, PG कोर्सेज होते हैं, उसके लिए किसको जिम्मेदारी दी गई है, UGC को दी गई है, गैर तकनीकी स्नातकोत्तर शिक्षा के लिए। इसके बाद बात आती है CEC, कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन। नहीं, कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन, स्नातक शिक्षा की जिम्मेदारी किसको दी गई, CEC को दी गई है। पाँचवें कोऑर्डिनेटर्स हैं उस NCERT बोले तो नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और शिक्षण परिषद। स्कूली शिक्षा के लिए किसको दी गई, NCERT को दी गई। छठे कोऑर्डिनेटर्स हैं NIOS, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, राष्ट्रीय मुख्य विद्यालय शिक्षण संस्थान, स्कूली शिक्षा के लिए, बिल्कुल सही। इसके बाद है इग्नू बोले तो इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय। स्कूल से बाहर के छात्रों के लिए, जो स्कूल नहीं जाते, स्कूल से नहीं जुड़े हुए हैं, उनके लिए क्या दिया गया, इग्नू को दिया गया है।
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बेंगलोर IIMB, भारतीय प्रबंधन संस्थान बेंगलोर, प्रबंधन अध्ययन के लिए मैनेजमेंट एजुकेशन के लिए मैनेजमेंट एजुकेशन की जो जिम्मेवारी दी गई है किसको दी गई है, IIMB को दी गई है। और नौमा और लास्ट कौन है, NITTER बोले तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग, राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षण प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए नहीं, टीचिंग से रिलेटेड, टीचर से रिलेटेड जो शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम होते हैं उन सब के लिए किसको दी गई जिम्मेवारी, NITTER को ये जिम्मेवारी दी गई है। बात समझ में आ गया कि स्वयं के तहत कितने 9 कोऑर्डिनेटर्स हैं। पहला का नाम है AICTE, उसके बाद है NPTEL, तीसरा है UGC, चौथा है CEC, पाँचवा है NCERT, छठा है NIOS, सातवां है IGNOU, आठवां है IMB और नौवां है NITTER। करेक्ट। चलिए नोट में कुछ लिखी हुई है बात, उसको पढ़ लेते हैं। क्या लिखी हुई नोट में, तो बोला क्रेडिट ट्रांसफर, ठीक है। और एक बात बता दूं कि स्वयं के तहत आप जो भी कोर्सेज करेंगे उसका एक क्रेडिट जो है वो आपके एकेडमिक्स में जोड़ा जाएगा, ठीक है। अगर स्वयं के तहत केवल आप पढ़ना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ लॉगिन करने हैं आपको, और लॉगिन करने के बाद जो भी कोर्सेज में आप इनरोल करना चाहते हैं उसमें इनरोल करके आप पढ़ सकते हैं। लेकिन आप चाहते हैं कि क्या, कि उसके जो क्रेडिट आपको मिले, नहीं, आप एग्ज़ाम दे आपको सर्टिफिकेट मिले, तो फिर क्या करना होगा, आपको एक मिनिमम चार्ज पे करना होता है, नहीं, रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, मिनिमम चार्ज करने पड़ते हैं। और एग्जामिनेशन सेंटर, जहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर आपका अलॉट किया जाता है, उस एग्जामिनेशन सेंटर पर जा करके आपको एग्ज़ाम भी देनी होती है। उसके बाद वहाँ से वो क्या करती है, सर्टिफिकेट आपको देती है और उसका एक क्रेडिट आपको मिल जाता है। क्या उसका जो क्रेडिट है उसको हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। तो बोला क्रेडिट ट्रांसफ़र, UGC ने स्वयं के माध्यम से ऑनलाइन शिक्षण पाठ्यक्रमों के लिए क्रेडिट फ्रेमवर्क 2016 जारी किया है। UGC ने क्या किया, जो स्वयं के माध्यम से ऑनलाइन शिक्षण पाठ्यक्रमों के लिए क्रेडिट फ्रेमवर्क 2016 जारी किया हुआ है, जिसके तहत स्वयं पर किए गए कोर्स के लिए छात्रों के शैक्षणिक रिकॉर्ड में उस कोर्स का क्रेडिट स्थानांतरित किया जा सकता है। नहीं, साफ साफ लिखा हुआ है क्रेडिट फ्रेमवर्क 2016। UGC ने क्रेडिट फ्रेमवर्क 2016 बनाया हुआ है, जिसके तहत उसने ये कहा है कि स्वयं के माध्यम से ऑनलाइन शिक्षण पाठ्यक्रमों के लिए जो भी कोर्सेज शुरू किए गए हैं उस कोर्सेज में आप क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, एग्ज़ाम दे सकते हैं, डिग्री हासिल कर सकते हैं, और उस डिग्री का जो एकेडमिक स्कोर है वो आपके स्कोर में जोड़ा जाएगा, आपके अभी के जो एकेडमिक स्कोर है उसमें बिल्कुल जोड़ा जाएगा। इसके बाद बात करते हैं वर्तमान स्वयं प्लेटफॉर्म को शिक्षा मंत्रालय और NPTEL, IIT मद्रास तथा गूगल इंक तथा प्रेसिस्टेंट सिस्टम लिमिटेड की मदद से विकसित किया गया है। और वर्तमान का जो स्वयं प्लेटफॉर्म चल रहा है उसमें कौन कौन भाग ले रहे हैं, शिक्षा मंत्रालय, उसके बाद NPTEL, क्या है NPTEL, इसके बाद है IIT मद्रास तथा गूगल इंक तथा प्रेसिस्टेंट सिस्टम लिमिटेड। इन सब की मदद से अभी का जो नया जो बना है स्वयं प्लेटफॉर्म उसको विकसित किया गया है। क्योंकि हम जानते हैं कि जो भी ऑनलाइन क्या होते हैं, एप्लीकेशंस होते हैं या सर्वर्स होते हैं या साइट्स होते हैं, वो बीच बीच में क्या होता है, अपडेट होता रहता है। तो जब वो शुरुआत हुई थी तब क्या था, MHRD था, उसके बाद क्या AICTE था, माइक्रोसॉफ्ट थी उनको। अभी क्या है कि स्वयं प्लेटफॉर्म के लिए किसको दिया गया है, NPTEL को दिया गया है, शिक्षा मंत्रालय तो है ही, इसका NPTEL, IIT मद्रास को बोल दिया गया कि भाई तुमको भी इसमें जुड़ कर क्या करनी, कुछ मदद करनी है। इसके बाद गूगल इंक, नहीं गूगल की कंपनी है उसकी, और प्रेसिस्टेंट सिस्टम लिमिटेड की मदद से जो है विकसित किया गया है, किसको, स्वयं के वर्तमान प्लेटफॉर्म को। ठीक है, यहाँ तक हमने चर्चा कर। इसके बाद बात आई स्वयं प्रभा की, इसकी बात आएगी स्वयं प्रभा की बात आएगी। तो बोले सर जब स्वयं था ही तो फिर वो स्वयं प्रभा लाने की क्या जरूरत है। तो एक बात मैं बताना चाहूँगा कि अभी भी क्या है, अभी भी हमने कहा कि डिजिटल डिवाइड का दौर चल रहा है, अभी भी बहुत सारे लोग क्या हैं, डिजिटल क्रांति से अछूते हैं। तो जैसे मैंने स्वयं को लॉन्च कर दिया तो वो तो चलेगा इंटरनेट से, स्मार्टफोन होने चाहिए, इंटरनेट होनी चाहिए। तो मान लीजिए जिसके पास क्या है, इंटरनेट नहीं है, स्मार्टफोन नहीं है ना, ऐसे भी लोग हैं जिसके नहीं है, या जो कुछ शौक से नहीं रखते, मतलब कुछ रखते भी नहीं है कि भाई हमें स्मार्टफोन नहीं चाहिए, इंटरनेट नहीं चाहिए। अब समस्या ये है, अब ये समस्या वहाँ पर ये खड़ी हो गई थी कि सरकार ने तो शुरू किया किसके लिए, कि भाई आप इससे पढ़ो और आप लाभ उठाओ। लेकिन यहाँ पर तो क्या है, हमें उस टेक्नोलॉजी के बारे में बिल्कुल नहीं पता। लेकिन कितने भी देखिए अभी क्या है रिसेंट, लेकिन सरकार ने फिर सर्वे किया कि भाई इस चीज़ को कैसे आगे बढ़ाया जाए, स्वयं से प्रभाव।
तो उन्होंने कहा कि सर क्या करना है हमें, देखिए हमें क्या करना है कि जो स्वयं प्रभा पे जो भी कोर्सेज चल रहे हैं ना, उसको हम टीवी के माध्यम से घर घर पहुंचाएंगे। क्योंकि सर अभी भी सही बात है, स्मार्टफोन वो चलाना नहीं जानते हैं, स्मार्टफोन नहीं है, लेकिन टीवी जो है अब लगभग घरों में मौजूद है टीवी, और डीटीएच के कनेक्शन भी मौजूद हैं लगभग घर में। या जिसके घर में नहीं भी है तो वो बगल के घर में जाकर क्या कर सकते हैं, वहाँ पर टीवी पर अगर मान लीजिए कोर्सेज चल रहे हैं तो वहाँ पर देख सकता है, पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर वो बोलेगा कि चलिए आप मुझे फ़ोन दे दीजिए, मैं उसे पढ़ना है, तो कोई पड़ोसी आपको फ़ोन दे देगा अपना पढ़ने के लिए? नहीं। लेकिन आप बोलिएगा थोड़ा देर चलने दीजिए, हमें क्या करना है, टीवी पर देख करके जो कोर्सेज हमारे चल रहे हैं, जो ऑनलाइन क्लास मतलब जो ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा है, उसको हम देख करके कुछ लाभ उठा लेंगे। तो बिल्कुल हो सकता है कि वो खुला हुआ छोड़ दे टीवी। नहीं, इन्हीं सब बातों को सोच के सरकार ने ये सोचा कि भाई इसको तो शुरुआत हम कर ही रहे हैं, लेकिन इतनी जल्दी तो क्या होगा कि हम सबको डिजिटल क्रांति से जोड़ नहीं लेंगे। सबके पास मोबाइल फ़ोन तो नहीं आ जाएगा, सबके पास इंटरनेट तो नहीं आ जाएगा। तो क्या किया जाना चाहिए? तो उन्हें सोचा कि हम क्या करते हैं, स्वयं को भी शुरू करते हैं, साथ ही साथ जो कि इंटरनेट के माध्यम से लोगों तक अपनी पहुँच बनाएगा, और जो इंटरनेट के माध्यम से नहीं जुड़ सकते हैं वो टीवी के माध्यम से जुड़ जाए। उसके लिए उसने किसकी शुरुआत कर दी? स्वयं प्रभा की शुरुआत कर दी। सेम डेट पे 9 जुलाई 2017 को ही स्वयं प्रभा की भी शुरुआत हुई है, स्वयं की भी शुरुआत हुई है, और स्वयं प्रभा की भी शुरुआत उसी दिन हुई है। अब ये स्वयं प्रभा है क्या? तो बोला स्वयं प्रभा 34 DTH, जिसको आप बोलते हैं डायरेक्ट टू होम, क्या बोलते हैं उसको? डायरेक्ट टू होम DTH चैनल का एक समूह है, एक ग्रुप है, जो GSET 15 उपग्रह का उपयोग करके 24/7 आधार पर उच्च गुणवत्ता वाले शैक्षणिक कार्यक्रमों को प्रसारित करता है। बोला जो स्वयं प्रभा है वो 34 DTH चैनल का एक समूह है, समझ रहे? जो कि किसके द्वारा? GSET 15, जो भी आप अभी टीवी देख रहे हैं ना, DTH लगा रहे हैं घर पे, वो कैसे काम कर रहे हैं? सैटेलाइट के द्वारा काम कर रहे हैं, उपग्रह के द्वारा, GSET के द्वारा, सैटेलाइट के उपग्रह के द्वारा क्या किया जाए, काम किया जाए। नहीं, तो बोला कि स्वयं प्रभा 34 DTH चैनल का एक समूह है जो GSET 15, और उसके लिए किस चीज़ का उपयोग करता है? GSET 15 उपग्रह का उपयोग करता है। किसका उपयोग करता है? GSET 15 उपग्रह का उपयोग करता है। बोला GSET 15 उपयोग करके 24/7, और वो जो कंटेंट प्रोवाइड करता है, पढ़ाता है, वीडियो लेक्चर्स देते हैं, वो क्या होता है? 24/7 होते हैं। क्या होते हैं? 24/7 होते हैं। आधार पर उच्च गुणवत्ता वाले अच्छी क्वालिटी वाले कार्यक्रमों को प्रसारित करता है। क्या करता है? उच्च गुणवत्ता और शैक्षणिक कार्यक्रमों को क्या करता है? वो प्रसारित करता है। बोला कि इसका उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षण संस्थानों को दूरस्थ क्षेत्रों तक पहुंचाना है, जहां इंटरनेट की उपलब्धता अभी तक नहीं, एक चुनौती। बोला इसका उद्देश्य क्या है कि शिक्षण संस्थानों को दूरस्थ क्षेत्रों तक पहुंचाना। स्वयं में क्या था? सिर्फ दूरस्थ क्षेत्रों तक पहुंचाना। ये बोला कि नहीं, मेरा उद्देश्य ये है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षण संसाधनों को दूरस्थ क्षेत्रों तक पहुँचाना। क्या करना? दूरस्थ क्षेत्रों तक, ताकि जहाँ इंटरनेट की व्यवस्था नहीं है, उपलब्धता नहीं है, वहाँ भी बच्चे क्या हो सकते हैं? टीवी के माध्यम से जुड़ करके पढ़ाई कर सकते हैं। नहीं, और इसका उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षण दूरस्थ क्षेत्रों पहुँचाना है, जहाँ इंटरनेट की उपलब्धता अभी चुनौती है। प्लस शैक्षणिक कार्यक्रमों का प्रसारण कम से कम 4 घंटे के लिए दिन में 5 बार दोहराया जाता है। ठीक है, दिन में कितनी बार? 5 बार दोहराया जाता है। प्लस शैक्षणिक कार्यक्रम जो है उसका प्रसारण कम से कम 4 घंटे के लिए होता है, और वो दिन में कितनी बार? 5 बार वो चीज़ दोहराई जाती है। ठीक, इसके बाद वाला सभी चैनल 20 से गांधीनगर से अपलिंक है, और जितने भी 34 DTH चैनल्स हैं वो सभी 20 से, ठीक है, गांधीनगर से अपलिंक है। तथा वेब पोर्टल, और उसके जो वेब पोर्टल है उसकी रखरखाव की जो जिम्मेदारी दी गई, किसकी दी गई है? इनफ्लिबनेट सेंटर की दी गई है। किसको दी गई है? इनफ्लिबनेट सेंटर को दी गई है। इनफ्लिबनेट सेंटर अगर बोलेगा तो क्या होगा? इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क। क्या होगा? इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क। क्लियर? बोला स्वयं प्रभा के 34 DTH चैनल के तहत निम्नलिखित को कवर किया जाता है। जो स्वयं प्रभा के DTH चैनल हैं उसके तहत निम्नलिखित चीज़ों को कवर किया जाता है, निम्नलिखित चीज़ों को लिया जाता है। वो क्या है कि पहला सबसे उच्च शिक्षा, हायर एजुकेशन। बोला इसके तहत स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर की पढ़ाई स्वयं के माध्यम से कराई जाती है। जो हायर एजुकेशन है, उच्च शिक्षा, इसके तहत जो स्नातक होते हैं, स्नातकोत्तर के उस स्तर की पढ़ाई होती है, वो स्वयं के माध्यम से कराई जाती है। स्कूली शिक्षा, स्कूल एजुकेशन 9 to 12 लेवल, इसके तहत स्कूली बच्चों को क्षेत्रीय भाषाओं में पाठ्यक्रमों को सिखाया जाता है। अगर 9 से 12 रहेगा तो क्या कहेंगे? वहाँ पर क्षेत्रीय भाषा सिखाएंगे। यहाँ की क्षेत्रीय भाषा क्या है? मैथिली। इसके तहत स्कूली बच्चों को क्षेत्रीय भाषाओं में पाठ्यक्रमों को सिखाया जाता है, पढ़ाया नहीं जाता, क्या किया जाता है? सिखाया जाता है, ताकि वो इस चीज़ का, इस महत्ता को समझे, इसको उपयोग को समझे।
उसके बाद है पाठ्यचर्या आधारित पाठ्यक्रम, कैरिकुलम बेस्ड कोर्स, मतलब इसके तहत भारत व विदेशों में सीखने की इच्छा रखने वाले की आवश्यकता को पूरा किया जाता है। करिकुलम बेस्ड कोर्स, ठीक है, एक करिकुलम जो कि जीवन आम जनजीवन में लोग क्या करना चाहते हैं, उसको अध्ययन करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। इसके बाद है लास्ट सहायक छात्र 11-12, मतलब एक कक्षा 11वीं तथा 12वीं के छात्रों को प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है। मतलब स्नातक और स्नातकोत्तर शिक्षा के लिए भाई हायर एजुकेशन है ही वहाँ पर अवेलेबल। स्कूल एजुकेशन के लिए क्षेत्रीय भाषा में दे दिए, ठीक है। पाठ्यचर्या आधारित पाठ्यक्रम करिकुलम बेस्ड कोर्स वो है, ठीक है। सहायक छात्र 11 से तथा 12 तथा 11वीं तथा 12वीं के छात्रों की प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी जो करवाई जाती है सहायक छात्रों को 11-12 में ही। इसमें क्या होता है, ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा क्या होता है, थोड़ा सा कठिन लगता है बिल्कुल, लेकिन उससे घबराना नहीं है, क्योंकि कठिन लगा आप चले आएंगे वहाँ से तो कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर वहाँ पर रहे नहीं, अगर वहाँ पर रहे सिस्टम से जुड़े तो आपको इस तरफ से बेनिफिट उस चीज़ का मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो हमने स्वयं को जान लिया, स्वयं प्रभा को जान लिया, ठीक है। क्योंकि जो स्वयं पर जो भी चीज़ें पढ़ाई जा रही है, जो कुछ भी कंटेंट पढ़ाया जा रहा है, जो प्रोफेसर पढ़ाए, उन सभी का जो है वीडियो लेक्चर्स कहाँ पर मिल जाएगा आपको, स्वयं प्रभा के ऊपर 34 DTH चैनल। चलिए, इसके बाद लास्ट बातचीत हमारी होगी किस पर, मूक्स पे। आपको हमने कहा था मूक्स पे कहा था। नहीं, एक क्वेश्चन आया था कि डिजिटल प्लेटफॉर्म है, उसमें तीनों का नाम दिया हुआ था, कौन कौन सा, एक व्यक्ति का नाम भी दिया हुआ था, स्वयं प्रभा का भी, स्वयं प्रभा का नाम दिया होता और मूक के बारे में दिया था। ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म कौन है, तो अगर ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म की आप बात करेंगे तो वो कौन है भाई, स्वयं और स्वयं प्रभा है। लेकिन अगर आप मूक्स की बात करते हैं तो मूक्स क्या है, एक ऑनलाइन कोर्स है जो कि ओपन ऑनलाइन कोर्स है। मूक्स क्या है, एक कोर्स है, वो ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म नहीं है, ठीक है। अगर ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म की बात करेंगे तो हम किसकी चर्चा करेंगे, किसकी चर्चा करेंगे, स्वयं की चर्चा करेंगे, स्वयं प्रभा की चर्चा करेंगे, ठीक। मूक्स की के बारे में बात किया जाए तो मूक क्या है, एक ओपन ऑनलाइन कोर्स है। ओपन क्या है, ओपन मतलब सबके लिए ओपन ऑनलाइन कोर्स है मूक्स। चलिए, अब मूक्स के हम फुल फॉर्म को पढ़ते हैं। मूक्स का फुल फॉर्म इसको भी याद रखना है, मूक्स का फुल फॉर्म क्या है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। बोला मैसिव बोले तो बोला देयर आर मे बी 1 लाख स्टूडेंट इन अ मूक, कम से कम 1 लाख स्टूडेंट इसके साथ जोड़ करके क्या कर सकते, टीचिंग कर सकते हैं। ओपन मतलब एनी वन एनीवेयर कैन रजिस्टर कोर्स। बोला ओपन इसलिए है कि कोई भी क्या कर सकता है, एनी वन और एनीवेयर क्या करता है, ओपन, कहीं से भी कभी भी क्या कर सकते, कोई भी व्यक्ति रजिस्टर कर सकते, ओपन है, बिल्कुल खुला हुआ है। ऑनलाइन, ऑनलाइन मतलब कोर्स वर्क इज डिलीवर्ड इंटायरली ओवर द इंटरनेट, और जो भी काम होगा चाहे कोर्स वर्क डिलीवर करने का, कंटेंट डिलीवर करने का, वो सभी इंटरनेट के माध्यम से ही किए जाए, इसीलिए ऑनलाइन। कोर्स का मतलब क्या, मूक आर वेरी सिमिलर टू कॉलेज कोर्स, और यहाँ पर क्या होते हैं, कॉलेज कोर्सेज शुरू किए जाते हैं। क्या शुरू किए जाते हैं, कॉलेज कोर्सेज। बोला अगर मूक की बात करें तो मूक्स विश्वविद्यालय स्तर शिक्षण का एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। अगर हम मूक्स की बात करें तो वो क्या है, विश्वविद्यालय स्तर के, यूनिवर्सिटी लेवल का शिक्षण का ऑनलाइन पाठ्यक्रम है। यूनिवर्सिटी लेवल का ऑनलाइन शिक्षण का ऑनलाइन शिक्षण शिक्षण विश्वविद्यालय स्तर शिक्षण का ऑनलाइन पाठ्यक्रम है जो सामान्य लोगों के लिए बिल्कुल खुले हुए हैं। अगर हम मूक की चर्चा करें तो मूक्स विश्वविद्यालय स्तर का एक ऑनलाइन विश्वविद्यालय स्तर के शिक्षण का एक ऑनलाइन पाठ्यक्रम है, ऑनलाइन कोर्सेज है जो सामान्य लोगों के लिए खुले हुए, किसके लिए खोले गए हैं, सामान्य लोगों के लिए, जनरल पीपल के लिए खोले गए हैं। और इसके तहत छात्रों को अकादमिक विकास होता है, अपने एकेडमिक डेवलपमेंट हेतु क्या क्या वेब लेक्चर्स क्या मिल जाते हैं, वेब लेक्चर्स मिल जाते हैं आपको, ऑनलाइन मटेरियल मिल जाता है, और ऑनलाइन फोरम की सुविधा भी प्रदान की जाती है। मतलब ऑनलाइन लेक्चर्स, ऑनलाइन मटेरियल और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, मतलब एक फोरम भी कहते हैं, ऑनलाइन फोरम की भी सुविधा प्रदान की जाती है, ताकि अगर कोई डाउट्स हैं तो आप वहाँ से आराम से क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा था आपका मूक्स। अगर मूक्स के बारे में बोले कि प्लेटफॉर्म है, नहीं, क्या है वो प्लेटफॉर्म नहीं, वो प्लेटफॉर्म नहीं, वो क्या है, कोर्स है। अगर स्वयं प्रभा की बात की जाए तो क्या है वो आपके डिजिटल प्लेटफॉर्म है। तो आज हमने अपने मेथड्स ऑफ टीचिंग के अंदर हमने क्या पढ़ा है, ऑनलाइन मेथड्स, क्या कहें, ऑनलाइन मेथड्स ऑफ टीचिंग जो है उसकी चर्चा हमने की है। इससे पिछले क्लास में 4 क्लास में हमने जो ऑफलाइन मेथड्स ऑफ टीचिंग है, क्या है, मेथड्स ऑफ टीचिंग, ऑफलाइन मेथड्स ऑफ टीचिंग है, उसको हमने पढ़ा है। ठीक, अगर अभी इसमें कोई समस्या है तो आप पूछिए, मैं बता देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ आपको। स्वयं प्रभा और मूक्स को समझने में किसी को समस्या है तो मैं बता देता हूँ। बाकी जो ऑफलाइन मेथड था उसकी क्लासेस
हमने कल कंप्लीट कर दी है। उसके अंदर हम 2 मेथड्स हमने पढ़ा है, टीचर सेंटर पढ़ा है, लर्नर सेंटर पढ़ा है। फिर लर्नर सेंटर भी 2 प्रकार के होते हैं, क्या, सोशलाइज्ड और इंडिविजुअलाइज्ड, उसकी चर्चा हमने की है। आज हमने चर्चा की है कि सबसे पहला जो मेरा चर्चा का विषय था वो ये कि शिक्षण के ऑनलाइन पद्धति और ऑफलाइन पद्धति में अंतर क्या होते हैं, ये था पहला हमारा विषय। दूसरा हमारा विषय ये था कि भी जो ऑनलाइन मेथड्स के अंदर जो हमें सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है वो तीन के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में? स्वयं के बारे में पढ़ना है, स्वयं प्रभा के बारे में पढ़ना है और मोक्ष के बारे में पढ़ना है। उसकी भी चर्चा हमने आज की क्लास में की है। अगर कोई आप लोगों को समस्या तो बिल्कुल कहिए, मैं निदान कर देता हूँ, फिर मैं क्लास को एंड करूँगा। कल जो है मेथड्स ऑफ टीचिंग के क्वेश्चंस होंगे, ध्यान रखिएगा, कल की क्लास में ज़रूर शामिल होने हैं। कल मैं मेथड्स ऑफ टीचिंग के लगभग 10 से 20 क्वेश्चंस ढूंढ करके लाता हूँ प्रीवियस ईयर्स के, जो कि बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, जो कि पूछे गए हैं 2020 में, 2021 में, 2019 में, 2018 में, इस तरह। तो वो क्वेश्चंस मैं ढूंढ कर खिलाता हूँ आप लोगों के लिए। और कल निश्चित रूप से इस जो भी आपने पढ़ा है मेथड्स ऑफ टीचिंग के अंदर, उन सभी कंटेंट को क्या करना है, रिवाइज करना है। और कल भाग लेना है टेस्ट में और देखना है कि आपको कितना आप रिवाइज किए हैं, कितना आपको याद रह पाता है। ठीक है, यहाँ पर जो भी टेस्ट दे रहे हैं वो इसलिए दे रहे हैं ताकि आप अपने आप को मजबूत कर सके उस टेस्ट के लिए, क्योंकि फाइनल टेस्ट वही होने हैं। नहीं, चल, कोई दिक्कत नहीं।